तो दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। और अब आज इस वीडियो में हम हर्षवर्धन जो पोस्ट गुप्ता एरा है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम हर्षवर्धन के बारे में बेसिकली चीज़ जानेंगे। यहाँ पे हम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, आर्ट एंड कल्चर ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली ये जानेंगे कि जो अपने हर्षवर्धन भाई थे, ठीक है, ये शासन की उनकी विशेषता क्या थी कि, ठीक है, फिर उनके बाद उनके ऑल ओवर उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक सब इसी में समझ लेंगे। और फिर धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो उनकी नीति थी उसको देख लेंगे। ये इस इतने में ही 2-3 क्वेश्चन में सारे आंसर ही मिल जाएंगे हमको हर्षवर्धन से संबंधित, और हमारा जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि हर्षवर्धन उनके शासनकाल की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, ये देखना है हमको। तो सत्ता में आरोहण सबसे पहले। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में राजा बने। ठीक है, उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए थानेसर और कन्नौज के राज्यों को मिला लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि क्षेत्रीय विस्तार इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने पंजाब में, बंगाल में, उड़ीसा में ऐसे क्षेत्र जो शामिल थे उसको अपने राज्य में शामिल किया, और लेकिन दक्कन को नहीं जीत पाए। ठीक है, क्योंकि जो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था उसने इन्हें रोक दिया। ठीक, तो सत्ता में आरोहण हुआ ये बता दिए, फिर क्षेत्रीय विस्तार हुआ ये बता दिए। इसके बाद राजनीतिक प्रशासन। ठीक है, राजनीति और प्रशासन जैसे तो हर्ष ने अपने नियंत्रण में प्रांतों, जिसे भुक्ति कहते थे, जिले, विषय, ग्राम के साथ एक ही केंद्रीकृत प्रशासन बनाया। देखिए, मजबूत राजा होगा केंद्रीकृत प्रशासन रखेगा, कमजोर राजा होगा विकेंद्रीकृत प्रशासन रखेगा। उन्होंने कुशल राजस्व संग्रह और कल्याण उपाय पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रशासन मोस्टली वैसे ही लिखना है जैसे कि गुप्ता एरा में हम लिखते आ रहे थे। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता एरा में मोटा माटी वही चलाना है। फिर आपका सैन्य संगठन, तो हर्ष के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध हाथियों से बनी मजबूत सेना, तो क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा सुनिश्चित करती थी, ये तमाम चीज़ें थी। और हर्ष के अंदर एक क्रोध भी था कि उसके पिता को, उसके भाई को, इन सबको मार दिया गया था, तो उसके अंदर एक क्रोध तो था ही, उन सब के लिए भी वो लड़ रहा था। फिर धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण, तो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये। हर्ष ने शैववाद, वैष्णववाद, जैन धर्म का भी समर्थन किया। ठीक है, और कन्नौज विधानसभा और प्रयाग विधानसभा ने आंतरिक धार्मिक सद्भाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। मतलब कन्नौज की जो धर्म सभा है, माफ कीजिएगा यहाँ विधानसभा आ गया, और जो प्रयाग धर्म सभा हुई अपना प्रयागराज, जहाँ अभी 144 साल बाद लगा था। ठीक है, इसके बाद तो इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और धर्म का संरक्षण भी किया। देखिए, महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये हर्ष, और हर्ष ने शैववाद, वैष्णववाद और जैन धर्म का भी समर्थन किया। सांस्कृतिक और साहित्यिक संरक्षण, हर्ष ने कला को प्रोत्साहित किया। बाण भट्ट, हर्षहित के जो लेखक हैं, और हेन सांग जैसे प्रसिद्ध विद्वानों की मेजबानी की, जो एक चीनी यात्री थे जिन्होंने हर्ष के शासनकाल का दस्तावेजीकरण किया था। ठीक, फिर आर्थिक विकास, हर्ष ने व्यापार मार्गों, कृषि और कराधान सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक स्थिरता में योगदान मिला। चीन में तांग राजवंश के साथ उनके संबंधों ने व्यापार संबंधों को और बढ़ावा दिया। ठीक, आर्थिक विकास हमें देखेंगे। फिर बुनियादी ढांचा और कल्याण, हर्ष ने सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए विश्राम गृह, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थानों जैसी सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं में निवेश किया। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। तो धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण, सांस्कृतिक और साहित्यिक संरक्षण, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा और कल्याण। ठीक है, ये तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया। फिर धार्मिक सभाएं भी आयोजित कराई इसने, जैसे हर्ष ने कन्नौज में विधान धर्म सभा, बौद्ध चर्चाओं के लिए प्रयाग में धर्म सभा जो है इनका आयोजन किया, जहाँ उन्होंने विभिन्न धार्मिक समूहों को धन दान दिया। ठीक है, धन का दान किया। विरासत और प्रभाव, हर्षवर्धन के शासनकाल को उसकी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक समृद्धि के लिए याद किया जाता है, जिसने मध्ययुगीन भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक बार शुरू से हम देखते हैं फिर से यहाँ पे, जैसे कि हर्षवर्धन और उनके शासनकाल विशेषताएं। तो सत्ता में बैठे, ठीक है, जो हर्षवर्धन के जो भाई थे, हर्षवर्धन के जो जिया जी थे, उन सबको निपटा दिया गया था। ठीक है ना, जो बंगाल का एक शासक था शशांक, और एक और शासक था उसके द्वारा। तो उसके बाद फिर हर्षवर्धन ने पहले तो अपनी बहन राजश्री को बचाया सती होने से, और उसके बाद फिर उसने राजवर्धन की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद फिर
उसने अपने शासन काल को मजबूत करने के लिए थानेसर को था ही, और कन्नौज में उसके जो जीजा था उसका साम्राज्य था, तो उन सबको मिला करके एक मजबूत राज्य बना लिया। फिर इसने क्षेत्रीय विस्तार किया। अब जब अपना खुद का मजबूत राज्य बना लिया तो अपना विस्तार और किया, तो उसने पंजाब, बंगाल, उड़ीसा इन क्षेत्रों को अपने में शामिल किया। पर ये दक्कन नहीं जीता है, नर्मदा पार नहीं कर पाया, क्योंकि इस बार पुलकेशिन द्वितीय का राज्य था और उसने इसको यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसा हमें ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको ऐहोल दोनों बोलते हैं। ठीक है, फिर राजनीतिक प्रशासन, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से हम देखें तो जैसे बौद्ध बोल रहा हूँ कि गुप्त साम्राज्य में जैसा चल रहा था वैसे यहाँ भी चल रहा था कि केंद्र है, प्रांत है, ये आपका भुक्ति, फिर जिला है, विषय, फिर आपका वही ग्राम है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। सैन्य संगठन था तो सेना पैदल थी, घुड़सवार थी, युद्ध और हाथियों से बनी मजबूत सेना थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भाई साहब धार्मिक रूप से बहुत बढ़िया थे। तो ये खुद बौद्ध धर्म के आए थे, उन्होंने शैववाद, वैष्णववाद, जैन धर्म सबका समर्थन किया। कन्नौज में, प्रयाग में धर्म सभा इन्होंने जो अपनी चलाई उसमें सबके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। फिर सांस्कृतिक और साहित्यिक संरक्षण दिया, मतलब हर्ष ने कला को प्रोत्साहित किया। बाण भट्ट और ह्वेन-त्सांग जैसे प्रसिद्ध विद्वानों की मेजबानी की। ठीक है, ह्वेन-त्सांग जैसे फायान उसके समय पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, और वैसे हेन हर्षवर्धन हा से आप याद रख सकते हैं कि कौन किसके समय में आया। ठीक है, फिर आर्थिक विकास, हर्ष ने व्यापार मार्गों, कृषि और कराधान सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक स्थिरता में योगदान मिला। फिर उसके बाद आप देखें बुनियादी ढांचा और कल्याण, सामाजिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए विश्राम गृह, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं में निवेश किया हर्ष ने। फिर आप देखें कि हर्ष ने धार्मिक सभाएं आयोजित कराई। ठीक है, तो कन्नौज में जो सभा थी बहुत चर्चाओं के लिए, और प्रयाग में जो सभा थी उसका भी आयोजन किया। फिर विरासत और प्रभाव, तो मतलब ये सब छोड़ के गए विरासत में धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक समृद्धि। तो ये तमाम चीज़ें हमें हर्ष जी के बारे में ध्यान रखनी है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं तो ये परेशान करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता के प्रति हर्षवर्धन की क्या नीति थी। तो सबसे पहले तो भाई साहब का व्यक्तिगत विश्वास और धार्मिक संबद्धता। हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन शैववाद, वैष्णववाद और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म के प्रति उनकी उल्लेखनीय सहिष्णुता और सम्मान जो है उन्होंने दिखाया, और समावेशी दृष्टिकोण ने उनके साम्राज्य में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाती। दूसरा, बौद्ध धर्म का संरक्षण। हर्ष ने बौद्ध मठों, विहारों, विद्वानों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विश्राम गृह, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थान ये सब बनवाए। नालंदा विश्वविद्यालय उनके संरक्षण में फला फूला, जिसने पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित किया। ठीक, फिर हिंदू धर्म के लिए समर्थन। बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव होने के बावजूद हर्ष ने हिंदू परंपराओं की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को प्रायोजित किया, वैदिक अनुष्ठान किए, प्रायोजित किया मतलब स्पॉन्सर किया। ठीक है, पैसे दिए, वैदिक अनुष्ठान किए और हिंदू मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन किया। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो इन्होंने धार्मिक सभाएं आयोजित कराई कन्नौज में और प्रयाग में। तो जो कन्नौज में सभा आयोजित थी वो बौद्ध विद्वानों और नेताओं को बौद्ध सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए। वहीं प्रयाग में जो हुई थी एक बहुधार्मिक सभा थी, उसने बौद्धों, हिंदुओं, जैनियों को समान रूप से धन दान किया, जो धार्मिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता। और यही प्रयाग में एक प्रकार से जो कुंभ की शुरुआत है वो यहीं से दिखाता है। फिर धार्मिक सद्भाव को मजबूत करने में क्या भूमिका थी, तो हर्ष की नीतियों में करुणा, अहिंसा, सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया। उनका राज्य प्रमुख धार्मिक संघर्षों से मुक्त रहा, तो शासन के प्रति उनकी संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म दोनों के संरक्षण में परिलक्षित होती है, ने उनके शासनकाल के दौरान शांति, स्थिरता, सांस्कृतिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। और उनकी समावेशी नीतियों ने भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। तो जितना अच्छा आप इनके बारे में लिख सकते हैं वो सब लिखे, और वो हर्षवर्धन है ही। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको
याद रखनी है हर्षवर्धन भाई साहब के बारे में, जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।